नमस्कार। जी जैन एजुकेशन परिवार में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्कूल लेक्चर के लिए करंट अफेयर 360 और इस क्रम में हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाएं वो भी जनवरी फरवरी 2026 की। मार्च और अप्रैल की भी आपको करवा दूंगा। मई की फर्स्ट वीक के आसपास आपको मैं पूरी करवा दूंगा मार्च और अप्रैल की, उसकी टेंशन आप न लें। जब मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल हम अच्छे से करेंगे तो उनको अच्छे से ही करेंगे, आप इस बात पे विश्वास रखो। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। तो महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या देख रहे हैं? युद्ध अभ्यास। जो युद्ध अभ्यास हाल ही के दिनों में हुए हैं, जनवरी फरवरी में हुए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले युद्ध अभ्यास है दोस्ती। कौन सा? दोस्ती। ये किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है, एक तो जगह देख लो पहले कहां पे हुआ है। पहले कहां पे हुआ है इस जगह को देख लेते हैं। ये हुआ है माले, मालदीव की राजधानी है ना माले, वहां पे हुआ है, जनवरी में हुआ है। और किन किन के मध्य हुआ है? तीन देश है, इन तीनों देशों की जो नौसैनिक या नौसेना नहीं है, तटरक्षक बल है, जो जैसे भारत का है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये और इसके साथ श्रीलंका का तटरक्षक बल और मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल, इन तीनों के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ है उसका नाम है दोस्ती। तीन देश हो गए तीनों, एक तो भारत हो गया, भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका है और श्रीलंका के पास में ही एक समुद्री द्वीप है जो देश है मालदीव है। इन तीनों के जो कहते हैं तटरक्षक बलों के बीच में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल। ये देखो दोस्ती युद्धाभ्यास है। ये इंडिया हो गया, श्रीलंका, ये मालदीव, इन तीनों देशों के मध्य हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको याद रह जाएगा। इस इमेज को याद रखना, आप इसका रखना, इस इमेज को याद रखना। आगे चलते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा जो एक अभ्यास हुआ है, युद्धाभ्यास तो नहीं, एक प्रॉपर एक क्या कह सकते हैं अभ्यास हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? भारतीय सेना और आईटीबीपी। भारत का एक अर्धसैनिक बल है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात रहती है पुलिस, वो एक अर्धसैनिक बल है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ है? एक अभ्यास हुआ है। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? अग्नि परीक्षा। तो कैसे याद रखोगे? अग्नि परीक्षा आते ही भारतीय सेना और भारतीय सेना के साथ आईटीबीपी, आईटीबीपी होगी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये बात याद रखेंगे। आगे है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये एक युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में, वज्र प्रहार। और इस बार जो युद्धाभ्यास हुआ है भारत के हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पे हुआ है। बकलोह, हिमाचल प्रदेश। कब हुआ है? 24 फरवरी से 16 मार्च तक, भारत और अमेरिका के बीच में। संयुक्त विशेष बल अभ्यास का ये 16वां संस्करण है। ये स्पेशल फोर्सेज है उनका 16वां संस्करण है ये देखिए, वज्र प्रहार 23 फरवरी से 15 मार्च तक। ये भारत की स्पेशल फोर्सेज के साथ साथ अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज है। और एक वज्र प्रहार मैंने आपको बताया था, राजस्थान में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान है, वो ऑपरेशन वज्र प्रहार है। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना। तो ये ऑपरेशन वज्र प्रहार नहीं है, ये युद्धाभ्यास वज्र प्रहार है। और कहाँ हुआ है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पर 24 फरवरी से कब? 16 मार्च तक। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में, ये बात आप याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार। चलिए आगे चलते हैं। खंजर। खंजर युद्धाभ्यास हुआ है। कहां पे हुआ है? असम के मिसामारी, मिसामारी नामक स्थान है असम का अपना, वहां पे ये हुआ है खंजर युद्धाभ्यास। किस किस के बीच में हुआ है? भारत की सेना, इंडियन आर्मी और इसके साथ साथ किर्गिस्तान स्पेशल फोर्सेज, जिनका नाम है स्कॉर्पियन ब्रिगेड। जो किर्गिस्तान स्पेशल फोर्सेज है उसका नाम क्या है? स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ये किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। हमारे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से ऊपर जो 5 देश आते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहां पे एक ये देश है। इसने हमारे साथ क्या किया है? खंजर युद्धाभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास? खंजर। ठीक है, तो नाम याद रखना खंजर, और जगह याद रखना मिसामारी असम में, और स्कॉर्पियन ब्रिगेड किसकी है? किर्गिस्तान की, और भारत की इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी में हुआ है। इंडियन आर्मी के साथ भारत में 3 सैन्य बल है ना, एक इंडियन आर्मी है, एक भारतीय वायुसेना है, और भारतीय सेना, एक भारतीय नौसेना है, और एक वो जो आईसीजी देखे थे इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो सब क्या कोस्ट का ध्यान रखती है। तो मेजरली 3 हमारी मुख्य सेनाएं हैं। तो जो इंडियन आर्मी है, जो थल सेना है, जो जमीन पे युद्ध करती है, उसके साथ हुआ है ये। और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेज, आपको नाम याद रह ही जाएगा, उसका नाम क्या याद रहेगा? स्कॉर्पियन ब्रिगेड, और उसका खंजर नाम याद रखना। ठीक है, ये ऐसे खंजर मिशन है, असम में हुआ है मिसामारी में, और इस तरफ भारत की सेना है, उस तरफ किर्गिस्तान की। चलिए आगे चलते हैं।
धर्म गॉर्जियन, धर्म संरक्षक, ये धर्म गॉर्जियन, ये युद्धाभ्यास काफी सालों से चला आ रहा है भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। इसमें भारत की इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के साथ जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स होती है। जापान की इसको कहते हैं JDS, ग्राउंड जापान, एक सेकेंड, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। और इन दोनों के मध्य कहां पे हुआ है? उत्तराखंड, हमारी जो देवभूमि है उत्तराखंड, वहां पे ये युद्धाभ्यास हुआ है। तो धर्म गार्जियन आ जाए या धर्म संरक्षक नाम आ जाए तो हमें क्या याद रखना है? कहां पे हुआ युद्धाभ्यास? उत्तराखंड में हुआ है। और किन किन के मध्य होता है? भारत की सेना और जापान की जो ग्राउंड डिफेंस सेल्फ फोर्स होती है, जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स होती है, इनके बीच में हुआ है, ठीक है, ये याद रखना आप। ये देखो ट्वीट किया था हमारे इंडियन आर्मी ने, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2026, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 7th एडिशन। कौन सा एडिशन है? हाँ, ये बात भी लिख लेना यहाँ पे, 7वां संस्करण है ये, ठीक है, 7वां संस्करण है। देखो ये ट्वीट में लिखी है बात, और ये युद्धाभ्यास कुछ ऐसा हुआ था। जापान की सेना भी है और साथ साथ में भारत की सेना भी है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। मिलन 2026, मिलन 2026, देखो मिलन बहुत बड़ा अभ्यास होता है, इसमें एक दो देश नहीं, इसमें 74 देशों ने भाग लिया है। कितने? 74 देशों ने भाग लिया है। और कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम 18 से 25 फरवरी 2026 को, ठीक है, ये याद रखना। इसमें 74 देशों ने भाग लिया है, मिलन विशाखापट्टनम। वैसे इसको पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि ज्यादा देश हैं, हर कंट्री का नाम याद नहीं रख सकते, और नहीं रख सकते तो फिर बस नाम याद रखना कहाँ हुआ है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। मिलन कहे तो मिलन बहुत सारे लोगों का मिलन है, 74 देशों का है और विशाखापट्टनम में है, ठीक है। साझा शक्ति, ये याद रखना आप, साझा शक्ति, ये एक पुणे में है, डिगी हिल्स रेंज, डिगी पहाड़ियां है पुणे में, वहां पे ये हुआ है साझा शक्ति, महाराष्ट्र में। सैन्य बल के साथ साथ नागरिक एजेंसियां होती है ना, इनके मध्य ये हुआ है। सैन्य बल और सैन्य बलों के साथ साथ जो नागरिक एजेंसियां है, इनके मध्य समन्वय हेतु ये क्या हुआ है? एक अभ्यास हुआ है कि मान लो कल को युद्ध हो जाए और सैन्य बल के साथ साथ जो भी हमारी जो नागरिक एजेंसियां होती है, जो पब्लिक में जो एजेंसियां होती है, मान लो जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो गया नागरिक एजेंसियों का, मान लो PWD हो गया, PHED हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, इनके साथ समन्वय कैसे बैठाया जाए, जल विभाग हो गया, तो इनके मध्य समन्वय बिठाने हेतु एक ये अभ्यास किया जाता है। कौन सा अभ्यास है? साझा शक्ति, हमारी जो शक्ति है उनको साझा किया जाए। साझा शक्ति याद रखना, वह कहाँ पे है? डिगी हिल्स रेंज, पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के मध्य। ये आपको याद रह जाएगा, उम्मीद करता हूं। तो याद रह जाएगा तो आगे चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा है पश्चिमी राजस्थान में, जो इंडिया पाक का जो बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वहां पर BSF, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये हमेशा सर्दियों में चलाती है ऑपरेशन सर्द हवा। कब चलाती है? 26 जनवरी से पहले, ताकि किसी प्रकार की घुसपैठ हो या फिर कोई हथियार भारत में ना भेज दे, क्योंकि 26 जनवरी में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, विदेशी विशेष अतिथि आते हैं, तो उनको कोई नुकसान न पहुंचे, भारत देश की छवि पे कोई नुकसान न पहुंचे, तो इसलिए सीमा पे चौकसी बढ़ा दी जाती है। तो चौकसी बढ़ा दी जाती है तो वहां पे चलता है ऑपरेशन सर्द हवा, और BSF के द्वारा हर साल चलाया जाता है। ये भारत पाक की सीमा पर BSF के द्वारा, क्या नाम है? ऑपरेशन सर्द हवा। और गर्मियों में ये तो चलता है सर्दियों में, और गर्मियों में भी BSF एक ऑपरेशन चलाती है, उसको कहते हैं ऑपरेशन अलर्ट। गर्मियों में भी ऑपरेशन एक चलाती है, उसको कहते हैं ऑपरेशन अलर्ट। तो ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए BSF, सीमा सुरक्षा बल, और कब होता है? सर्दियों में, 26 जनवरी से ठीक पहले, ताकि कोई प्रकार की घुसपैठ या हथियारों का किसी प्रकार से भारत में आगमन न हो पाए। खड़क शक्ति युद्धाभ्यास, ये कहाँ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा टैंक, रॉकेट, ड्रोन और आर्टिलरी से अभ्यास किया गया। भारतीय सेना ने अपने टैंकों को, अपने ड्रोन को, अपने रॉकेटों का खुद का प्रशिक्षण किया है, किसी और देश के साथ नहीं है। भारतीय सेना ने अपने हथियारों को आजमाया है कि ये हथियार वाकई में युद्ध करने में सक्षम है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ड्रोन हो गए, रॉकेट हो गए, ये टैंक हो गए, ये आर्टिलरीज हो गई, ये सब आजमाया गया है। कहाँ पे आजमाया गया है? खड़क शक्ति युद्धाभ्यास में। और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। महाजन फील्ड, महाजन कहाँ पे है? बीकानेर जिले के अंदर आता है। महाजन एक आर्मी का एक फायरिंग रेंज का फील्ड है, जैसे पोखरण है जैसलमेर में, वैसे ही महाजन है अपने यहाँ पे बीकानेर में। तो चलिए आगे चलते हैं, याद रह जाएगा आपको, ये भारतीय सेना का खुद का अपने हथियारों को टेस्ट करने का अभियान है। वायु शक्ति 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहा है। कहाँ पे हुआ है?
पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये क्या हुआ है? वायु शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले इसका ध्येय वाक्य याद रखना, अचूक, अभेद्य और सटीक। अचूक, अभेद्य हो और सटीक हो, और है किसका? भारतीय वायुसेना का। भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है ये। देखो, ये भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, ये जेट, फाइटर जेट और ये सारे यहाँ पे हैं। वैसे तो ये मैंने बनाई है, खुद नहीं, एआई से बनाई है, लेकिन आपको बताने के लिए, आपको एक विजुअल इफेक्ट देने के लिए कि देखो ऐसा ही कुछ अभ्यास पोखरण में रहा होगा। ठीक है, तो वायु शक्ति नाम आते सबसे पहले, वायुसेना का है और अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें एक हेलीकॉप्टर है प्रचंड, स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का मतलब हल्का हेलीकॉप्टर है, कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में पहली बार हमारी राष्ट्रपति जी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसमें सफर किया था प्रचंड में। ठीक है, इसलिए भी ये चीज क्या है, थोड़ी हाईलाइटेड है, प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो पूछ लिया जाए प्रचंड क्या था, चर्चा में था, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है और इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी में निर्मित है, यानी भारत में ही निर्मित है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति है, उन्होंने इसमें क्या किया है, एक सफर किया इस दौरान। तो वायु शक्ति आपको याद रह जाएगा। कहाँ पे हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। वायुसेना ने यहाँ पे अपने हथियारों, हेलीकॉप्टर जितना भी है उन सबको टेस्ट किया है, इसके लिए युद्धाभ्यास ही होता है। आगे है एरोबेटिक शो। 20 से 22 फरवरी 2026 को जल महल क्षेत्र जयपुर में, जो जयपुर का जल महल क्षेत्र है, वहां पर एरोमेटिक शो हुआ है, मतलब वायुसेना के द्वारा कुछ प्रदर्शनी की गई। यहाँ पे हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे वायुसेना कुछ मनोरंजन के लिए उन्होंने कुछ प्रदर्शनी की है। अपने जो होता है फाइटर जेट से या अपने कुछ दूसरे प्लेन से कुछ आकृतियां बना रहे हैं आसमान में। आसमान में तरह तरह के जो कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो रंगों से आकृतियां बना रहे हैं। इस प्रकार देखो, ये व्हाइट रंग का हो गया, ये ग्रीन, ये रेड, ऐसे आकृतियां बनाई जा रही है। तो ये एक प्रकार का एरोमेटिक क्या शो है, एरोबेटिक शो है। कहाँ पे? जयपुर के जल महल क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 20 से 22 फरवरी 2026 को। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, इन्होंने इसमें भाग लिया है। बस ये दो टीम याद रखना। अगर एरोबेटिक शो पूछा जाए तो जल महल क्षेत्र तो आपको याद रह जाएगा। वायुसेना की किस टीमों द्वारा भाग लिया गया था? एक तो सूर्य किरण, और सूर्य किरण के साथ साथ कौन सी है? सूर्य किरण एरोबेटिक होगी, इसके साथ साथ सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, दो प्रकार की टीमें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़, अब प्रमुख मेले और फेस्टिवल। ये तो युद्धाभ्यास जो जनवरी फरवरी में हो रखे थे, मोस्टली हमने कवर कर लिए। अब देखते हैं इन्हीं महीनों में हो रखे प्रमुख मेले, या मेले के साथ साथ कोई प्रकार का फेस्टिवल हो, उनका आयोजन कहाँ पे हो रखा है। वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण घटनाएं और चर्चित स्थानों में ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल। ये कहाँ पे हुआ है? बर्ड विलेज मेनार में। मेनार में जो बर्ड विलेज है, जहाँ पे बर्ड फेस्टिवल भी हुआ था, 12वां बर्ड फेस्टिवल भी हुआ था मेनार में। ये हमारी आर्द्रभूमि भी है एक। ठीक है, इसमें मैराथन फॉर वेटलैंड का आयोजन हुआ था, यानी आर्द्रभूमि के लिए एक मैराथन दौड़ होती है। मैराथन लगभग 41 किलोमीटर के आसपास एक दौड़ होती है, वो भी, उसका आयोजन भी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा कि मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल का नाम आते कहाँ करना है आपको? कहाँ पे? मेनार। मेनार कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में स्थित एक क्या है? आर्द्रभूमि है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। और मैराथन फॉर वेटलैंड, क्योंकि खुद ही आर्द्रभूमि है, तो इस वेटलैंड के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया था, ताकि उसको सेव किया जा सके, लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि भाई आप, हम देखो भाग रहे हैं इसके लिए। तो होता है ना कि मसाल लेके जाते हैं, हम रोड मार्च करते हैं, वो कहते हैं कैंडल मार्च करते हैं, किस लिए? लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। इसीलिए मैराथन का भी आयोजन इसीलिए किया गया था, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। ये देखो, आप इमेज देख सकते हो, खूब सारे लोग यहाँ पे, ये वेटलैंड है मेनार उदयपुर में, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक इमेज के जरिए एक विजुअल इफेक्ट होता है, तो आपके सीधा दिमाग में छवि बनाता है। ये छवि आपको इन अक्षरों की तुलना में ज्यादा याद रहती है। छवियां हमेशा अक्षरों की तुलना में ज्यादा याद रहती है। हम 4 पुस्तक पढ़ते हैं, 4 पुस्तक पढ़ेंगे या एक मूवी देखते हैं तो हमें मूवी ज्यादा याद होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे छवि चित्र दिमाग में सीधे फीड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये छवियां अगर नहीं मिलती तो मैं, हमारा जमाना एआई का है, तो एआई का सदुपयोग कर रहा हूं मैं, आपके लिए छवि बना के ले आता हूं। एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। माँ कात्यायनी देवी पशु मेला कहाँ पे? सायला गांव जालोर में। इसकी तारीख भी याद रख लेना, 15 से 19 फरवरी। ठीक है, 5 दिन लगा था, 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन का माँ कात्यायनी पशु मेला कहाँ पे लगा है? सायला गांव जालोर। बस ये आपको याद रखना है, सायला गांव जालोर। 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा। तो माँ कात्यायनी पशु मेला पूछे कहाँ पे लगा कात्यायनी देवी पशु मेला, तो सायला गांव जालोर में। और 5 दिन, 15 से लेके 19 फरवरी तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्री निम्बेश्वर पशु मेला
सांडेराव पाली। पाली में एक जगह है सांडेराव, फालना रोड पे पड़ती है ये जगह सांडेराव पाली। यहाँ पे श्री निम्बेश्वर पशु मेला लगा है। यहाँ पे क्या हुआ है, पुंगनूर नस्ल की गाय के पूजन के साथ प्रारंभ हुआ है। पुंगनूर नस्ल की गाय, ये गाय बहुत छोटी सी गाय होती है, गाय की एक बहुत छोटी हाइट की एक किस्म होती है पुंगनूर गाय। तो इसकी पूजा के साथ यह मेला प्रारंभ हुआ था। तो पुंगनूर गाय है जी दुनिया की सबसे छोटी गायों की नस्लों में से एक है, बहुत ही छोटी होती है, एक कुत्ते से थोड़ी सी बड़ी होती है। एक छोटा कुत्ता होता है ना, एक मान लो एक सामान्य आकार का कुत्ता, उससे थोड़ी सी बड़ी गाय होती है पुंगनूर नस्ल की, पुंगनूर। ठीक है, ये जोगाराम जी पटेल है, इन्होंने इसमें भाग लिया था और भाग लेके क्या किया था, मेले का आयोजन या उद्घाटन कर दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसको याद रखने के लिए कारण क्या है, इसको स्टार मान लेना। कारण ये है कि ये 35 साल बाद स्टार्ट हुआ है और 5 दिवसीय मेला था, 13 से 17 फरवरी तक, इसको याद रखना है। तो श्री निम्बेश्वर पशु मेला पूछे क्यों, क्योंकि ये 35 साल बाद वापस स्टार्ट हुआ है, 13 से लेके 17 फरवरी तक 5 दिन का हो गया। ठीक है, 5 दिन का हो गया। उसके बाद में इसमें किस गाय की नस्ल के साथ यह मेला स्टार्ट हुआ था, पुंगनूर गाय की नस्ल के साथ। और पुंगनूर बहुत छोटी हाइट की गायों की एक किस्म है। ठीक है, आपको याद रह जाएगा, ऐसा याद कर देना। ये माँ कत्यायनी पशु देवी मेला है, माँ कत्यायनी देवी पशु मेला, इसको भी आप एक विजुअल इफेक्ट से याद रखना, ये भी आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। कृषि विज्ञान मेला, कृषि विज्ञान मेला है वो कहाँ पे लगा है, कृषि विज्ञान मेला जोधपुर में लगा था 2026 का। इसकी थीम क्या थी, मरुधरा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। मरुधरा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आयोजक कौन थे, एक तो खुद कृषि विश्वविद्यालय हो गया जहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, एक तो ये खुद हो गया। ठीक है, एक नाबार्ड हो गया जो हमारी हमको ऋण उपलब्ध कराती है, जो रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, वो संस्था हो गई नाबार्ड। नाबार्ड के साथ साथ इफ्को और आत्मा, ये आत्मा है कृषि विभाग का एक विभाग है, कृषि विभाग के अंडर एक डिपार्टमेंट है ये भी छोटा आत्मा। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी होती है ये, कृषि की जो तकनीकी प्रबंधन एजेंसी होती है ना, वो होती है आत्मा। इन तीनों के द्वारा किया गया था और साथ में ये विद्यालय भी था, कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर वाला है, इस सब के द्वारा ये आयोजन किया गया था। बस ये बात याद रखना। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर पूछे तो जिसपे कहाँ पे हुआ था, कृषि विज्ञान मेला हुआ था, आत्मा, इफ्को और नाबार्ड, नाबार्ड के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इन सब के द्वारा इसकी आयोजन किया गया था। ठीक है, थीम याद रखना, मरुधरा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम है। मरुधरा में विकसित कृषि होगी तो भारत अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अलवर बर्ड फेस्टिवल, तो मैं आपको 2 बर्ड फेस्टिवल करा सकता हूँ। एक तो 12वां बर्ड फेस्टिवल मेना जोधपुर उदयपुर में हुआ था, ठीक है, और एक हुआ था जयपुर में। जयपुर में जो बर्ड फेस्टिवल था उसकी मैंने कहा थीम याद रखना। थीम क्या थी, जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड, ये उसकी थीम थी, ये हम एक लेक्चर में कर चुके हैं। और तीसरा बर्ड फेस्टिवल कौन सा है, अलवर बर्ड फेस्टिवल, जो इन्हीं जनवरी फरवरी में हुआ है। सिलीसेट झील, और प्रतिवर्ष कब होता है ये, फरवरी माह में होता है। सिलीसेट झील कहाँ पे है, अलवर में, जो हमारी एक रामसर साइट बनी है, हाल ही में हमारी 5वीं रामसर साइट का दर्जा इसे मिला है सिलीसेट झील को। मालानी महोत्सव बालोतरा में, ये मालानी महोत्सव वैसा ही है जैसा महोत्सव हम जैसलमेर में मुरु महोत्सव बनाते हैं और बाड़मेर में थार महोत्सव बनाते हैं, उन्हीं की तर्ज पे मालानी महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे, बालोतरा में। बालोतरा नया जिला बना था बाड़मेर से अलग होके, वहां पे ये मालानी महोत्सव बनाया जा रहा है। ये मालानी एक क्षेत्र है, मल्लीनाथ जी लोक देवता है, उनके ऊपर इसका नाम पड़ा है, मल्लीनाथ जी के नाम के ऊपर ये मालानी क्षेत्र पड़ा है, वो लोक देवता है वहाँ के। तो वैसे ही जैसे जैसलमेर में मुरु महोत्सव मनाया जाता है और जैसे बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है, उसी की तर्ज पे मालानी में, कौन सा, मालानी में मनाया जाएगा, सॉरी मालानी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, बालोतरा में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में मनाया जाता है, बस 9 से 11 जनवरी याद रखो तो ठीक है, लेकिन जनवरी माह में बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे देश विदेश से खूब सारे पर्यटक आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गेम होते हैं, उन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए ऊँट का, यहाँ पे ऊँटों को सजा के लाया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, मिस मरवण, मिस्टर मरवण, मारवाड़ का, ये सब चुने जाते हैं वहाँ पे। ये प्रतियोगिता ये सब कहाँ पे होता है, बीकानेर में, और जनवरी माह में, सामान्यतः जनवरी माह में आयोजन होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछ ले, थोड़ा एग्जामिनर स्पेसिफिक हो जाए, पर्टिकुलर हो जाए, तो 9 से 11 जनवरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव याद रखना बीकानेर में है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको आप याद कर लोगे। समेलिया महादेव पशु मेला कुरज राजसमंद, ठीक है, समेलिया महादेव पशु मेला कहाँ पे है, कुरज
राज संबंध में है, बस ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए समेलिया, ये मिलान में पूछ सकता है कि समेलिया महादेव पशु मेला, और इस तरफ एक तरफ माँ कात्यायनी देवी पशु मेला पूछ सकता है, श्री निम्बेश्वर पशु मेला पूछ सकता है, और सामने आपको मिलान करने के लिए स्थल दे सकता है। तो समेलिया महादेव पशु मेला पूछे तो कहाँ पे है? कुरज राज संबंध में, कुरज राज संबंध में, ठीक है। श्री रामदेव पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री रामदेव पशु मेला मानसर गांव नागौर में। ज्यादातर लोग नागौर याद रख लेंगे, लेकिन गांव का नाम भी याद रखना है, मानसर गांव नागौर में। और यह नागौर का है ना, नागौरी मेलों का मेला लगता है यहाँ पे, नागौरी मेलों का यहाँ पे व्यापार लगता है। माघ शुक्ल एकल से माघ पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल प्रतिपदा या एकम से लेके माघ पूर्णिमा तक 15 दिन का ये मेला लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? नागौरी बेलों का व्यापार होता है। ये देखो, ये नागौरी बेल, ये बैठा पीछे, ये व्यापार यहाँ पे होता है। और जो नागौर है, नागौर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं। नागौर पशु मेला, रामदेव पशु मेला, ऐसे करके यहाँ पे खूब सारे पशु मेले लगते हैं। ये नागौर की विशेषता भी है, तो इस बात को याद रखना। गांव कौन सा है? मानासर गांव है, और नागौर में लगता है। और लगता कब से कब है? नागौरी बेलों में यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है, और लगता है माघ प्रतिपदा या माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक, 15 दिन तक। इसके बाद में ये क्या है? यह जो है एशिया के सबसे बड़े लाल मिर्च बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? ये जो मानासर गांव नागौर है, ये जो मेला है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार भी लगता है। इस मेले में एशिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च का बाजार भी लगता है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगवाया है। चलिए आगे चलते हैं। अमरूद महोत्सव, अमरूद कहाँ का फेमस है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर का अमरूद महोत्सव है, और यहाँ पे क्या बना है? 263वां स्थापना दिवस है सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस है, इसलिए सवाई माधोपुर में मनाया गया था अमरूद महोत्सव। जो अपने कृषि मंत्री थे उस वक्त के, किरोड़ी लाल जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उद्घाटन ही उन्होंने ही किया था। अमरूद महोत्सव है, 18 जनवरी से शुरू हुआ था। किसानों को मिलेंगे नए अवसर, ऐसा करके ये फोटो है, ये आपके सामने है। याद रखना कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर का 263वां क्या था? स्थापना दिवस था ये। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव पूछा जाए कि इस बार कहाँ सेलिब्रेट हुआ है 2026 का? तो चित्तौड़गढ़ में। इसमें स्वदेशी आइटमों को प्रदर्शित किया गया। भाई स्वदेशी जो कारागार है, हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग वाले हैं, जो कुछ स्वदेशी बनाते हैं, उन सब का प्रदर्शन क्या किया गया है? इस चित्तौड़गढ़ के महोत्सव में प्रदर्शन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको धीरे धीरे याद हो रही होगी, और एक बार देखोगे, फिर PDF पढ़ोगे, फिर टेस्ट दोगे, तो आपका बिल्कुल एकदम दिमाग में ये फीड हो जाएगी पूरी। तो आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है जो हम आपको बताते हैं, उससे ही आपको फायदा होगा। अमृत महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमृत महोत्सव 12 में, इस पे भी स्टार लगा लो। कहाँ पे बनाया गया है? 12 में। अमृत महोत्सव कहाँ पे बनाया गया है? 12 में। कब से कब तक चला है? 21 जनवरी से 10 अप्रैल तक, लगभग 80 दिन तक चला है। लगभग 80 दिन तक चलेगा, चला गया, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। 21 जनवरी से 10 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। आज तो तारीख ज्यादा हो गई, तो ये चलेगा 80 दिन तक। ये क्या है? चला है। अब 10 अप्रैल तक क्यों चला है? 10 अप्रैल को दरअसल 12 स्थापना दिवस है। 12 स्थापना दिवस होता है ना, वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ तक चला है 2026 तक, यानी 80 दिन तक चलने वाला महोत्सव है। इसमें क्या खास बातें हैं? खास बात यह है इसके, एक तो राजसखी मेला लगेगा, और इसमें एक बेटी लाइब्रेरी है, इस सब का प्रदर्शन किया जाएगा। राजसखी मेला यहाँ पे लगेगा, और उसके साथ साथ बेटी लाइब्रेरी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी थीम और इसके आयोजक ये जरूर याद रखने हैं। इसका आयोजन किसने किया और इसकी थीम क्या है? आयोजन करता है महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ 12 जिला का जिला प्रशासन, 12 का जो जिला प्रशासन है, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। अगर पूछ लिया जाए अमृत महोत्सव 2026 12 में स्थापित, इसका आयोजन किसने किया था? तो महिला और बाल विकास विभाग, इसके साथ साथ जो 12 का जिला प्रशासन है, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। और चला कब से कब तक है? चला है ये 21 जनवरी से 10 अप्रैल तक, 80 दिन चला है ये, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी या उद्देश्य क्या था इसका? महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। जो महिलाएं हैं उनकी उद्यमशीलता, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देके उनको आत्मनिर्भर बनाना। जो महिलाएं किसी क्षेत्र में काम कर रही है, किसी कुटीर उद्योग या किसी हस्तशिल्प में या किसी स्टार्टअप में काम कर रही है, तो उनके प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रदर्शित करो और बताओ कि ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके उत्पाद हैं, इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, ठीक है। ये फोटो है उस, ये जो छपता है कार्ड, नाम लिखने के लिए फलान जी आप आना, हमारा कार्ड है, मंत्री जी आप आना। तो उस हिसाब से इसमें लोक नृत्य है, लोक गायन भी हुए हैं, कवि सम्मेलन भी हुआ है,
फैशन शो भी हुए हैं। तो कुल मिला के एक प्रकार का सांस्कृतिक महोत्सव भी ये साथ में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आरोग्य मेला, कुंभ स्टेडियम बूंदी में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है। बस आरोग्य मेला का मतलब आपको रोग के बारे में जानकारी दी जाए और आपको कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे, मान लो आपकी बीपी चेक कर दिया, छोटी मोटी गोली दे दी, डायबिटीज चेक कर दी, ये सब वहाँ पे हुई। कहाँ हुई है? कुंभ स्टेडियम बूंदी में, जहाँ पे तीज की सवारी निकलती है, शायद तीज की सवारी निकलती है और समाप्त होती है, वो कुंभ स्टेडियम है बूंदी, वहाँ पे ये मेला हुआ है। निःशुल्क क्या दिया गया आपको? स्वास्थ्य सेवाएं दी गई है। ठीक है, कुंभ स्टेडियम पर तीज की सवारी समाप्त होती है। ठीक है, निकलती शायद अजैसर झील के पास से है। चलिए आगे चलते हैं। 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चांद तारे लगा लेना, 2-3 जितने लगा सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को भूलना नहीं है। 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026, 12वां है संस्करण और 2026 कहाँ हुआ है? जोधपुर में। कहाँ हुआ है? जोधपुर में। कब से कब तक हुआ था? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक 5 दिन का आयोजन हुआ। और जोधपुर में भी स्पेसिफिक 2 जगह पे हुआ है, एक तो मेहरानगढ़ फोर्ट और एक इसके साथ साथ मिराज सिनेमा ब्लू सिटी मॉल में। मिराज सिनेमा ब्लू सिटी मॉल है और उसके साथ साथ मेहरानगढ़ फोर्ट, इनके द्वारा इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसकी हर एक चीज महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा इसकी थीम महत्वपूर्ण है या इसकी तारीख महत्वपूर्ण है, इसकी जितनी मैंने लाइनें लिखी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपको एज इट इज रटनी है जैसा मैं लिखवा रहा हूँ। फिर प्रश्न आएगा, फिर ये मत करना सर आपने बताया नहीं, प्रश्न तो आया था लेकिन आपने कहा नहीं इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। तो जो मैं करा रहा हूँ वैसे तो सारा ही महत्वपूर्ण है, तभी तो ये हमारे पीपीटी में आपको पीडीएफ में दिख रहा है। तो 12th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको रिफ भी कहा गया है, आयोजन कहाँ हुआ है? जोधपुर में। और जोधपुर में भी मिराज सिनेमा के साथ साथ मेहरानगढ़ फोर्ट में। ठीक है, 31 जनवरी से कब हुआ है? 4 फरवरी, 5 दिन तक चला है। अब इसमें जब ये भी होता है ना, जब ये फेस्टिवल होता है, इसमें एक पर्टिकुलर देश को चुना जाता है, फिर उस देश की फिल्मों के बारे में बात की जाती है, उनको देखा जाता है। तो इस बार का जो हमारा चॉइस वाला देश था वो देश है पोलैंड। ठीक है, तो इस बार जो फोकस कंट्री था वो कौन है? पोलैंड। कौन सा कंट्री था? पोलैंड, यूरोपियन कंट्री है पोलैंड। वो थीम क्या थी? सिनेमास्तान, आपका लेंस हमारा राजस्थान। इंग्लिश में देखें तो थीम थी सिनेमास्तान, योर लेंस और राजस्थान। भाई आप अपना कैमरा लेके आओ, हमारे यहाँ पे फिल्में बनाओ और हमारे राजस्थान को दिखाओ। हमारे राजस्थान में जितनी ब्यूटी है उसका आप फिल्मों में यूज करो, प्रदर्शन करो, जो प्राकृतिक ब्यूटी है उसका आप उपयोग करो। तो ये थीम की इसकी, सिनेमास्तान, योर लेंस और राजस्थान। आपका कैमरा या आपका लेंस हमारा राजस्थान, ये इसकी थीम थी। ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? चूंकि ये फोकस कंट्री पोलैंड है तो ओपनिंग फिल्म भी कोई पोलिश फिल्म। पोलैंड में जो फिल्म होती है, पोलैंड में जो भी चीज होती है उसको कहते हैं पोलिश। जैसे भारत में कोई चीज होती है उसको कहते हैं इंडियन, भारत का होगा इंडियन, तो पोलैंड की कोई चीज होगी तो उसको कहेंगे पोलिश। ठीक है, तो पहली जो ओपनिंग मूवी थी जिसके साथ इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी वो पोलिश मूवी थी चॉपिन चॉपिन। क्या नाम था उसका? चॉपिन चॉपिन, पोलिश फिल्म थी चॉपिन चॉपिन। अब इसके जो एक निर्माता है उनका नाम भी देख लेते हैं, उनका नाम है मिखाइल और क्वेएंचिस्की। इसके जो निर्माता है उसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, मिखाइल क्वेएंचिस्की। ये कौन है? डायरेक्टर है इस चॉपिन चॉपिन मूवी के। इस चॉपिन चॉपिन मूवी के ये डायरेक्टर है। थोड़ा सा भी डीप जाएगा अगर एग्जामिनर तो वो ये डायरेक्टर पूछ सकता है, नहीं तो फिल्म का नाम तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा कि हाल ही में हुए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग मूवी कौन सी थी। तो पोलिश मूवी है, पोलैंड की मूवी है चॉपिन चॉपिन, और क्लोजिंग मूवी भी पोलिश डॉक्यूमेंट्री है, पोलैंड की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसके द्वारा फिल्म क्या हुई? बंद। यानी कि इसकी शुरुआत, इस उत्सव की शुरुआत भी पोलिश फिल्म से हुई और इस उत्सव का क्लोजिंग सेरेमनी यानी जहां पे खत्म हुआ वो भी पोलिश फिल्म से हुई। कौन सी मूवी है? लेटर्स फ्रॉम द वुल्फ स्ट्रीट, पोलिश डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है कि सत्य घटनाओं पर आधारित या पर्टिकुलर, वो फिक्शन नहीं होता, वहां पे बताया जाता है कि ये देखो ये जगह है, उस जगह का पर्टिकुलर वही नाम दिया जाएगा। ऐसा जो चीज होती है उसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इस नाम क्या था? लेटर्स फ्रॉम द वुल्फ स्ट्रीट। लेटर्स फ्रॉम द वुल्फ स्ट्रीट, ये भी एक पुलिस डॉक्यूमेंट्री है, पुलिस मूवी है। इससे क्लोजिंग हुई है और ओपनिंग चॉपिन चॉपिन से हुई है। इसमें एक मूवी है जो हमारे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है जो जयपुर वाली, उसके छात्रों के द्वारा बनाई गई। इस मूवी का नाम था व्हाट आर वी, हम है क्या, व्हाट आर वी। इसको स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म मिला। ये एक छोटी शॉर्ट मूवी है, इसको स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और निर्देशक कौन थे इसके? हर्षवर्धन शुक्ला। ये स्टूडेंट है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के, ये निर्देशक है इनको।
अवार्ड मिला है, जूरी अवार्ड। कौन सा? स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म के लिए। रिफ इसमें भारत समेत 9 देशों की 78 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। 9 देशों की 78 मूवीज का इसमें क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज सारी चीजें याद रखनी है। इसका आपको डायरेक्टर भी याद रखना है, जो स्टार्टिंग मूवी थी। उसके बाद कई हिंदी मूवी भी इसमें पार्टिसिपेट, हिंदी मूवियों को भी दिखाया गया था। और एक अभिनेता है रजत कपूर, इन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। रजत कपूर, इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था? भागीदारी की थी, जो भारतीय अभिनेता है उन्होंने। और राजस्थान टूरिज्म के सहयोग से ये चलता है, विद द सपोर्ट बाय राजस्थान टूरिज्म। राजस्थान टूरिज्म के सहयोग से ही ये सब चलता है। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म का ये लोगो है, देखो, पधारो हमारा देश राजस्थान टूरिज्म, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो चलिए आगे चलते हैं। मेगा पीटीएम निपुण मेला। पीटीएम का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग, जो शिक्षक और अभिभावक की जो मीटिंग होती है उसको कहते हैं पीटीएम। और ये 2026 निपुण मेला, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इस मीटिंग ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा करी गई थी ये मीटिंग, शिक्षा विभाग राजस्थान, ठीक है, इसके द्वारा ये मीटिंग की गई थी। इन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया। कब? बसंत पंचमी का दिन था, 23 जनवरी 2026 को। 23 जनवरी 2026 को इन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाए। कैसे बनाए हैं देख लेते हैं। 1.25 करोड़ से अधिक अभिभावकों, शिक्षकों व छात्रों द्वारा भागीदारी, एक साथ वंदे मातरम गायन किया गया। मतलब ये विश्व की सबसे बड़ी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जिसमें 1.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया था इस स्तर पे। क्योंकि उस दिन क्या गया, 10 दिन या 1 साल, 1 महीने, 4 महीने पहले सर्कुलर निकल जाता है सभी स्कूलों में, जितने भी राज्य के स्कूलें हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और एकदम ग्रामीण स्तर पर, आपको सबको इस दिन मीटिंग करनी है। फिर उस मीटिंग को कलेक्टिवली माना जाता है कि यहाँ पे इतनों ने भाग लिया, यहाँ पे इतनों ने भाग लिया, और एक साथ स्कूल टाइम में भाग लिया। तो सबको मिला के, ये सब एक स्थान पे इकट्ठे नहीं हुए थे, ये सब अलग अलग गांव, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य और जिला स्तर पर, सब स्तर पर ये क्या हुई थी? पीटीएम हुई थी। उन सबको कलेक्टिव रूप से जब गिना गया तो पता चला कि 1.25 करोड़ से अधिक अभिभावक है, शिक्षक हैं और छात्रों, इनके द्वारा भागीदारी ली गई और एक समय निर्धारित किया गया था सबके लिए। उस समय वंदे मातरम गाया गया। तो अपने आप में ये एक विश्व रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ उन सबके लिए एक भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। जो अभिभावक आए थे, जो बच्चे थे, उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। उसको नाम दिया गया कृष्ण भोग। इस भोग में 50 लाख अभिभावकों और छात्रों द्वारा भोजन किया गया। अलग अलग स्कूलों में, हर जिले के, हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे भोजन की व्यवस्था भी की गई। तो उसको कहा गया था कृष्ण भोग। तो एक रिकॉर्ड ये बन गया कि एक साथ 50 लाख लोगों ने भोजन किया है और एक साथ 1.25 करोड़ लोगों ने क्या किया? एक तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग की है, उसके साथ साथ वंदे मातरम गया है। तो ऐसा विश्व कीर्तिमान बना है पीटीएम में, इसलिए इसका नाम हो गया मेगा पीटीएम 2026। निपुण मेला क्या है? देखो, निपुण मेला होता है कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में, संख्या का जो ज्ञान है, शैक्षिक प्रणाली और सीखने के स्तर का प्रदर्शन करना। ये होता है निपुण मेला। जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, जो प्राइमरी लेवल के बालक होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी में पढ़ रहे हैं, इन सबको संख्या ज्ञान हो और साथ साथ अक्षरों को सीखने का एक, जो क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रगति हो, ठीक है, सीखने का स्तर का प्रदर्शन करना है, वो होता है निपुण मेले के अंदर। और ये किस स्तर के विद्यालयों तक था? पीईईओ और यूसीईओ स्तर के विद्यालयों तक का आयोजन था। पीईओ का मतलब होता है, पी का मतलब हो गया प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का स्तर होता है ना, वहां पे। और अर्बन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जो शहरी संकुल के जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र है, ऑफिसर है, वहां तक, इसका नाम ये है। ठीक है, इन विद्यालयों तक का ये आयोजन किया गया था निपुण मेला और पीटीएम का। ये देखो, ये एक बड़ा सा मैंने एआई से बना के दे दिया, भाई शिक्षा विभाग है, विश्व कीर्तिमान किया है, ये सारे बच्चों हैं, ये सारे बच्चे खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे हैं, कृष्ण भोग का आयोजन हो रहा है, 50 लाख बच्चों और अभिभावक क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। ये सब आपको बताने के लिए। बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को ये हुआ था, शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है, एक साथ वंदे मातरम का गायन था। ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। आप इस तस्वीर को भी गौर से देखोगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी और इसके साथ साथ व्यापार मेला कहाँ पे हुआ है? अर्बन हाट अजमेर में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी और इसके साथ साथ व्यापार मेला अर्बन हाट अजमेर में हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य था पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ना। जिन लोगों में जो पारंपरिक कौशल है, जो मान लो कोई मटके बना रहे हैं
या फिर कोई मान लो लकड़ी का काम कर रहे हैं, कोई कुर्सियां बना रहे हैं, इन सबको अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी देके अत्याधुनिक कौशल और अत्याधुनिक क्या करना, बनाना, इनको एडवांस टेक्नोलॉजी देना, एडवांस स्किल देना, इसका ये लक्ष्य था। ठीक है, हुआ कहाँ पे, ये ध्यान रखना, अर्बन हाट अजमेर में। आगे चलते हैं। प्रथम कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन सिटी पार्क चंबल रिवर फ्रंट कोटा में। कोटा में एक चंबल नदी के ऊपर एक चंबल रिवर फ्रंट बना है, बहुत सुंदर बना है, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। इसको कहते हैं कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयोजन किया गया था इसका राजस्थान के पर्यटन विभाग और उसके साथ साथ होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। ये देखिए, अपनी उप मुख्यमंत्री है दिव्या कुमारी जी, या वित्त मंत्री भी है हमारे, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया था कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट का। ठीक है, तो कहा हुआ है रिवर फ्रंट कोटा में 2 से 4 जनवरी 2026 को। और आयोजक याद रखना, आयोजक राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट, राजस्थान का पर्यटन विभाग के साथ साथ कौन सा है, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। ये प्रश्न एक ही बन सकता है यहाँ से कि इस प्रथम, एक तो पहला है तो नाम तो आएगा ही आएगा, प्रथम कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो जो राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट उसके साथ साथ होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, इन दोनों के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिलों का पुनर्सीमांकन 31 दिसंबर को सरकार ने किया गया था 2 जिलों का पुनर्सीमांकन, यानी 2 क्षेत्रों को एक इस जिले में डाल दिया और एक उस जिले में डाल दिया सुविधा के हिसाब से। कौन कौन से थे, बाड़मेर और बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर से निकला है, तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया था, बाड़मेर को तो बायतू दे दिया और बालोतरा को गुडामलानी दे दिया, ये परिवर्तन किया था। इन जिलों का पुनर्सीमांकन किया गया था। तो पूछा जाए हाल ही में जिलों का पुनर्सीमांकन किया गया है, उसमें बाड़मेर को कौन सा दिया है भाग और बालोतरा को कौन सा भाग दिया है, तो फिर आपसे आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। तो बाड़मेर को बायतू और बालोतरा को गुडामलानी क्षेत्र दिया है। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें याद रह जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी को, एक दिन पहले, इस दिन से एक दिन बाद में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था और उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया था। वो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या हुआ था, 25 जनवरी को मनाते हैं हम मतदाता दिवस। और इस बार जो मतदाता दिवस है उसकी थीम क्या थी, मेरा भारत मेरा वोट। बस ये याद रखना है, मेरा भारत मेरा वोट। इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या थी, मेरा भारत मेरा वोट। आगे चलते हैं, ये देखो अब जो एक दो तीन टॉपिक जितने भी आएंगे सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अब थोड़ा अटेंटिव रहना, एकाग्रचित्त रहना, एकदम ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, पहले ही कह रहा हूं। देखो 77वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड कहाँ पे हुई है, राष्ट्रीय परेड होती है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जो अपना इंडिया गेट है, इंडिया गेट का जो पथ है उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया, वहां पे परेड होती है हमेशा। उस परेड में जो झांकियां होती है, अलग अलग राज्य अपनी अपनी झांकी प्रदर्शन करता है, उस झांकियों को अवार्ड दिया जाता है, पहली कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, तीसरी कौन सी आई। तो इन झांकी में राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि जो तीसरा अवार्ड है, 3rd नंबर पे राजस्थान की झांकी को मिला है। और राजस्थान की झांकी कौन सी थी, उस्ता कला से संबंधित, जो बीकानेर की उस्ता कला है, उस्ता कला मतलब ऊंट की खाल पे सोने की कारीगरी करना। ये तो पहले करते थे, लेकिन आजकल किसी भी चीज पे सोने की कारीगरी कर देते हैं, वो उस्ता कला कहलाती है। मुख्य रूप से तो ऊंट की खाल पे की जाने वाली सोने की कारीगरी थी, वो उस्ता कला कहलाती है। तो ये देखो हमें क्या पॉपुलर चॉइस अवार्ड इस 77वीं दिवस की राष्ट्रीय परेड में किसको मिला है, वह कहाँ पे है, कर्तव्य पथ है जो दिल्ली में है। वहां पे पहला अवार्ड तो मिला था गुजरात को। ये देखो गुजरात की झांकी, गांधी जी बैठे हैं, दांडी यात्रा और बारडोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, ऐसी झांकी थी, इसको तो पहला अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश को। तीसरा जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए याद करने के लिए सबसे ज्यादा हमको याद करना, वो कौन सा है, राजस्थान की झांकी। कौन सी, उस्ता कला। उसकी थीम क्या थी, राजस्थान रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, क्योंकि उस्ता कला सोने से बुनी जाती है, इसलिए थीम भी यही थी, राजस्थान रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श। ये देखिए राजस्थान की झांकी थी, ये व्यक्ति बैठे हैं और ये पीछे देखो उस्ता कला का जो एक पोर्ट बना हुआ है, ये सोने का, इस पे कारीगरी की गई है, ये उस्ता कला का बना ही पोर्ट है। ये राजस्थान की झांकी थी। इसको 3rd अवार्ड मिला है, पॉपुलर चॉइस अवार्ड, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड पे जो दिल्ली में आयोजित हुई थी। अब 77वीं गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में आयोजन हुई थी। एक आयोजन ऐसा हमारे यहाँ पे भी होता है, कहाँ पे, जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पे हुआ था, SMS स्टेडियम जयपुर में। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है,
राजस्थान में स्वतंत्र गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। और विषय क्या था हमारा? वंदे भारत @ 150, सॉरी वंदे मातरम, वंदे भारत और वंदे मातरम है ये @ 150, ये वंदे भारत नहीं वंदे मातरम है, क्योंकि वंदे मातरम के गीत को 150 साल हो चुके हैं। कितने? 150 साल इनको बीत चुके हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने शायद लिखा था वंदे मातरम गीत, उसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारी थीम थी। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है? ठीक है, ये तो कोई नहीं पूछेगा, याद रखने वाली बात है इसमें भी झांकियों का प्रदर्शन होता है। राजस्थान के जो एसएमएस स्टेडियम में जो झांकियां निकली थी, जो गणतंत्र दिवस का जो आयोजन हुआ था, उसमें भी झांकियां निकली थी। और उसमें भी तीन जो डिपार्टमेंट, राजस्थान के डिपार्टमेंट है, खूब सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से 3 विभाग को क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इनाम मिला है। अब हमें उन 3 विभागों के नाम याद रखने की, पहला विभाग कौन सा था और उसकी किस झांकी को पहला मिला है, दूसरा कौन सा विभाग था उसके किस झांकी को अवार्ड मिला है, तीसरा कौन सा था उसकी किस झांकी को अवार्ड मिला है। बिल्कुल प्रश्न बनेगा और बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट कौन सी आई थी झांकी? वो आई थी नमो ड्रोन दीदी कृषि विभाग की, इस झांकी को मिला है। ये देखो ऐसी कुछ झांकी थी, ड्रोन दिखाया गया, नमो ड्रोन दीदी जो योजना है कृषि विभाग की है, इसको पहला अवार्ड मिला था। तो पहला अवार्ड पूछेगा तो किसको मिला है? नमो ड्रोन दीदी। सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं, तो नमो ड्रोन दीदी किसकी है? कृषि विभाग की, तो इसको मिला है पहला अवार्ड। दूसरा मिला है कला और संस्कृति विभाग के राजस्थानी कला को, कला और संस्कृति विभाग की एक झांकी थी राजस्थानी कला, उसको मिला है। और तीसरा चिकित्सा विभाग की माँ योजना को, तीसरा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की माँ योजना को मिला है। तो ये तीनों याद रखने हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। राष्ट्रीय लेवल पे भी याद रखना है, राजस्थान को तीसरा मिला था। और हमारे यहाँ पे 3 कौन कौन से थे? नमो ड्रोन दीदी को पहला मिला है जो कृषि विभाग से है, राजस्थानी कला को दूसरा मिला है जो सांस्कृतिक विभाग से है, और तीसरा माँ योजना को मिला है जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से है, जिसका आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। राजस्थान में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन हुआ है। ये पहली बार है कि कोई सेना राजस्थान में अपनी परेड का आयोजन कर रही है। ये वैसे तो सेना का चौथी बार था, सेना दिल्ली से बाहर चौथी बार गई है आयोजन करने के लिए सेना की स्थापना होने के बाद, लेकिन राजस्थान में वो पहली बार आई है। इससे पहले 3 बार कहाँ कहाँ गई थी? इससे पहले 3 बार हुआ था, बेंगलुरु में हो रखा है, लखनऊ में हो रखा है और पुणे में आयोजन हो रखा है। तो ये पहली बार है जब राजस्थान में आयोजन हुआ है सेना की परेड दिवस का। कब हुआ था? 15 जनवरी को। कब हुआ था? जयपुर में हुआ था 15 जनवरी 2026 को। ये फर्स्ट टाइम है जब सेना दिवस परेड जयपुर से बाहर नहीं, दिल्ली से बाहर है। ठीक है, दिल्ली से बाहर है, बेंगलुरु, लखनऊ और पुणे में यहाँ पे ये हो रखा है। और जयपुर में भी कहा हुआ था, जयपुर का जो जगतपुरा है वहां पे एक रोड है महल रोड, वहां पे हुआ था। तो यहाँ लिख लो, इससे पहले लिख लेना आप महल रोड जगतपुरा, यहाँ पे हुआ था, 15 जनवरी को हुआ था। तो इससे पहले 4 दिन क्या चला था? नो योर आर्मी प्रदर्शनी चली थी, यानी आप अपनी सेना को जानो। लोगों में जो युवा है, युवाओं को सेना के प्रति थोड़ा आकर्षित किया जा सके, सेना में वो जाके भर्ती हो। अभी क्या कर रहे ज्यादातर लोग तो सरकारी नौकरी की तैयारी में ऐसे लगे थे, टीचर बन जाए, आरएस बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। सेना के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए। हम अगर हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा सेना में? तो सेना को जानने के लिए, सेना को जो गौरवपूर्ण होता है, सेना के बारे में हमें, सेना का जो गौरव में इतिहास है, ये जानने के लिए प्रदर्शनी की गई थी। 8 से 12 जनवरी तक नो योर आर्मी का प्रदर्शन किया गया था कि आप अपनी आर्मी को भी जानो, क्या क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, कितने अवसर हैं, क्या क्या वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या हमारी आर्मी कर रही है। ये सब 4 दिन हुआ था, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन चला था नो योर आर्मी का प्रदर्शन। भैरव बटालियन ने इसमें भाग लिया था। भैरव बटालियन हम टेक्निकल साइंस टेक में पढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखना। पहली बार आयोजन हुआ है राजस्थान में सेना दिवस परेड का, महल रोड जगतपुरा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डीजी फेस्ट राजस्थान टाई ग्लोबल समिट 2026। डीजी फेस्ट राजस्थान टाई ग्लोबल समिट 2026 कहाँ हुआ है? जेईसीसी जयपुर में, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है, यहीं पे होता है। और कब हुआ था? 4 से 6 फरवरी 2026। डीजी फेस्ट है, इसका मतलब कुछ एआई वे से संबंधित हुए होगी। तो इसकी थीम देख लेते हैं, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? एआई के युग में सतत उद्यमिता, नवाचार, प्रभाव व समावेशन। एआई का युग है, इसमें जो उद्यमिता है, जो उद्योग है, वो बिल्कुल सतत रहना चाहिए। ठीक है, और इस क्षेत्र में हमें क्या क्या करना है? नवाचार करना है, इफेक्ट लाना है और समावेशन करना है। ठीक है, तो और क्या है? आयोजक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इसके साथ टाई ग्लोबल,
टाई ग्लोबल एक प्राइवेट कंपनी है। द इंडस एंटरप्रेन्योर, टाई का मतलब हो गया द इंडस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, TIE ऐसे है ये, TIE, द इंडस एंटरप्रेन्योर। इंडस वो इंडस वैली वाला, इंडस हिंदू सभ्यता थी ना, सिंधु, उसको इंडस कहते थे, वो INDUS, वो इंडस है, ठीक है। द इंडस एंटरप्रेन्योर, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस आयोजन किया गया है। कौन कौन सा विभाग हो गया? राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और इसके साथ साथ टाई ग्लोबल, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट जयपुर में हुआ है, JECC में याद हुआ है 4 से 6 फरवरी को हुआ है। और इसकी थीम और इसके आयोजक भी याद रखने हैं। उद्देश्य क्या था इसका, क्यों हुआ है? उद्देश्य है तकनीकी नवाचार को बढ़ाना और राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करना। बस वही बात है, घिसी पिटी बातें हैं, तकनीकी नवाचार को बढ़ाएंगे, इकोसिस्टम मजबूत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस कोई नहीं, ये सारे करके यहाँ पे चले जाते हैं वहाँ पे। समापन के समय राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसके साथ इसका समापन हुआ था। ये राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस प्रोग्राम के साथ इसका समापन हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी को हुआ था। तो आप देख लेना, ये देखो राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट, इसके आयोजक ध्यान रखना सूचना प्रौद्योगिकी, उसके साथ साथ टाई ग्लोबल एक प्राइवेट संस्था है। ये अपने CM साहब हैं, थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, बाकी आप देख लो। जनगणना 2027, राजस्थान में पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है। कब होगा? 16 मई से 2026 से होगा। पहले चरण में क्या होगा? हाउस लिस्टिंग की जाएगी और हाउस सेंसस की जाएगी। पहले सेंसस में मकानों की गणना की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हाउसों को लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद हाउसों की मकानों की गणना की जाएगी, ये पहला चरण होगा बस। और नोडल मंत्रालय कौन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय करवाता है। जनगणना का काम किसके अंडर आता है? सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। जो केंद्रीय गृह विभाग मंत्रालय है उसके अंडर आता है, तो ये उसका क्या हो गया? नोडल मंत्रालय। और नोडल विभाग हो गया सांख्यिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग हो गया, वो हो गया इसका स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है, वो इसका क्या हो गया? नोडल डिपार्टमेंट हो गया। अब आगे चलते हैं। प्लास्ट इंडिया 2026 दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसका आयोजन हुआ है भारत मंडप नई दिल्ली में 5 फरवरी 2026 को। थीम थी भारत नेक्स्ट। अब इंडिया लेवल का थोड़ा जीके आ गया। तो प्लास्ट इंडिया क्या है? प्लास्टिक की जो प्रदर्शनी है, जो कहते हैं ना सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, उनमें से एक है। कहाँ पे हुआ है? भारत मंडप नई दिल्ली में। और कब से कब तक? फरवरी 5 से फरवरी 10 तक। और किसके द्वारा? प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन है, एक इसी नाम की एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। थीम ये है भारत नेक्स्ट, भारत नेक्स्ट। तो प्लास्टिक का भाई कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करना है, ये सब इसमें बताया गया था। प्लास्टिक के कुछ ऐसे आइटम बताए गए थे जो वन टाइम यूज न होके रीयूजेबल हो, वे सब, इन सब का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बस याद रखना भारत नेक्स्ट इसकी थीम है और इसका प्रदर्शन कहाँ पे हुआ था? भारत मंडप नई दिल्ली में। भारत मंडप नई दिल्ली में 5 से 10 फरवरी। PM की यात्राएं, अपने PM जी मोदी जी हैं, यात्रा करते रहते हैं। तो हाल फिलहाल में उन्होंने जो यात्राएं की थी जनवरी फरवरी में, वो देख लेते हैं। एक तो PM जी ने की थी मलेशिया की यात्रा, 7-8 फरवरी को किया था। मलेशिया के PM कौन है? अनवर इब्राहिम। ये अपने इंडियन PM है और ये मलेशियाई PM है। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। कुछ 11 समझौते हुए थे और महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से थे? स्वास्थ्य, चिकित्सा, डिजिटल इकोनॉमी, इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर, सुरक्षा सहयोग आदि प्रमुख समझौते रहे हैं। तो PM जी की यात्रा कहाँ भी? एक तो मलेशिया, और मलेशिया के बाद में वो कहाँ गए? इजराइल गए, ठीक है। तो याद रखना बस, ये मलेशिया कब गए? 7 से 8 फरवरी को गए थे। उसके बाद इजराइल गए। इजराइल की यात्रा PM जी के लिए थोड़ी क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो इन्होंने स्ट्रेटेजिकल समझौते किए थे, जो कहते हैं स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस के जो समझौते हैं, वो तो मलेशिया में करके आए हैं। और जो इजराइल में इन्होंने यात्रा की थी, तो इजराइल में मोदी जी को एक सम्मान मिला है। जो इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको नेसेट कहते हैं, KNESSET ऐसे नाम होता है, नेसेट। इंग्लिश, हिंदी में नेसेट कह लो और इंग्लिश में इसको कैसे कहते हैं? इसको नेसेट कहा जाता है। ये पार्लियामेंट का नाम है, जैसे अपनी सदन है ना, अपना संसद है, वैसे वहाँ की पार्लियामेंट का नाम होता है नेसेट। इस नेसेट का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो मोदी जी को मिला है। ये देखो मोदी जी गले में पहन रहे हैं, ये पीछे भाई साहब पहना रहे हैं मोदी जी को, ठीक है। आमिर कुछ नाम है, मुनरो मानरो ऐसा नाम है इनका, ये इनको पहना रहे हैं। ये पार्लियामेंट के इनके अध्यक्ष हैं, ये इनको पहना रहे हैं। तो इजराइल की यात्रा कब हुई थी? 25 से 26 फरवरी को। मोदी जी को नेसेट, नेसेट क्या है? इजराइल की संसद है कि सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, इस मेडल का क्या नाम है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ये सम्मान प्राप्त हुआ है मोदी जी को। और क्या खास बात है कि मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट, जिसको नेसेट है, उसको संबोधित किया है और यह सम्मान प्राप्त किया है।
भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे, ठीक है, ये बात खास है। नेसेट को संबोधित करने वाले और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और मोदी जी ने यहाँ पे कुछ समझौते भी किए थे, जैसे यूपीआई है, जो हमारा यूपीआई है जिसका हम उपयोग करते हैं, स्कैनर लेके आज हर किसी के फ़ोन में स्कैनर होगा और हम यूपीआई का यूज़ करते हैं। इस यूपीआई का हम बाहर भी उपयोग कर सके, इसके बीच में समझौता हुआ है। यूपीआई के सीमा पार पर इस्तेमाल पर भी समझौता हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है ना ये, इसका सीमा पार भी समझौता हुआ, ताकि आप इसराइल जाओ तो वहाँ भी आपका यूपीआई चले। आपको आश्चर्य होगा कि भारत से बाहर ये यूपीआई काम नहीं करते। आप वहाँ पे जाके स्कैनर लेके खड़े जाओ, मान लो आप विदेश गए, वहाँ पे आप स्कैनर लेके खड़े जाओ, यूपीआई कर देता हूँ, भाई कौन सा यूपीआई? वहाँ पे या तो वो जो उसकी मुद्रा है वो कैश में चलेगी, या फिर वहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलते हैं। इस मामले में भारत बहुत एडवांस है ये यूपीआई स्कैनर के मामले में। बाहर वाले लोग आज भी सोचते हैं कि इंडिया कैसे एडवांस हो गया, एक छोटे से छोटे ठेले वाले के पास, एक गरीब से गरीब सब्जी वाले के पास भी स्कैनर पड़ा है। यह बात सोच के वो आज भी बड़े आश्चर्य में होता है कि इतना सब कैसा समावेशन हो गया, डिजिटल जो समावेशन होता ना इतना जल्दी कैसे हो गया। इस बात के लिए मोदी जी की तारीफ की जानी चाहिए भाई, क्योंकि ये बड़े से बड़े जो एडवांस कंट्रीज है उनमें भी ये सिस्टम अभी तक नहीं आया। जो फ्रांस का राष्ट्रपति आया था यहाँ पे, तो जब मोदी जी ने उनको दिखाया था कि जब एक सीन आया था, देख रहे थे टीवी पे, तो चाय की दुकान पे मोदी जी पेमेंट करते हैं यूपीआई से, ऐसे स्कैन से, तो वो भी बड़ा आश्चर्य पड़ा यार, इसके पास ये सब ऐसा सिस्टम, इतना एडवांस सिस्टम कैसा है, विदेशों में सिस्टम अभी तक नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए यूपीआई के सीमा पार इस्तेमाल पर समझौता हुआ। आप कभी इजराइल जाओ तो आप वहाँ पे स्कैनर निकाल के, आप जाते हो ना आजकल कुछ भी चाय पी, हाँ भाई स्कैनर दे, स्कैनर दे, तो आप विदेश जाओ आप उसको बोलोगे स्कैनर दे, तो वो क्या का स्कैनर, या तो क्रेडिट कार्ड दो या फिर हमारी जो मुद्रा है उसमें हमें पेमेंट करो, ठीक है। वहाँ रुपए भी नहीं चलते, रुपए को पहले उस देश की मुद्रा में कन्वर्ट करो फिर आप उसको पेमेंट करो। तो चलिए आगे चलते हैं। मोदी जी की 2 यात्राएं हैं, याद रखना। स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल याद रखना, पहले व्यक्ति हैं, पहले प्रधानमंत्री है जिनको ये मेडल मिला है, ठीक है। और किसने दिया है? स्पीकर है, इनका नाम आमिर मानूरो या मानूरो कुछ नाम है, वो नाम याद जरूरी नहीं है, वो कोई नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना। यूएई के राष्ट्रपति की बात आता है। ये यूएई के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम बड़ा लंबा नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, ये आए हैं भारत में। ये भारत में कब आए थे? 19 जनवरी को आए थे, इनकी यात्रा हुई है। ये कौन है? यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, ठीक है। ये एमिरेट फ्लाइट से आई है, बहुत महंगी फ्लाइट होती है ये, बहुत ही सुविधाजनक और बहुत महंगी फ्लाइट होती है ये संयुक्त अरब अमीरात की जो एमिरेट्स है, इससे आए थे ये। क्या नाम है इनका? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, ठीक है। इन्होंने कुछ समझौते किए हैं यहाँ पे, कुछ हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है, आशय पत्र, उसको कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट, हिंदी में कहते हैं उसको आशय पत्र। आशय पत्र का मतलब होता है कि मेरा ऐसा करने की इच्छा है, मैं चाहता हूं कि हम ये करें, उसको कहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट। मेरा आशय है या मेरा मन है ये करने का, तो मैं निवेश करना चाहता हूं। तो ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं इनके आगमन पे भारत में। कौन कौन से हुए हैं? एक तो धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र है, जो धोलेरा स्पेशल निवेश का हो गया, इन्वेस्टमेंट रीजन, इसके विकास हेतु दोनों देशों में क्या हुआ है? आशय पत्र साइन हुआ है, लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अबू धाबी में हम क्या स्थापित करेंगे? हाउस ऑफ इंडिया। अबू धाबी में भी एक हमारा हाउस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ताकि जो इंडियन जाए या इंडियन एम्बेसी हो वहाँ पे कुछ अपना काम कर सके। तो हाउस ऑफ इंडिया स्थापना के लेके दोनों के मध्य एलओआई हुआ है। और यूएई ने 2028 से शुरू होकर अगले 10 वर्षों तक 2038 तक भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस की आपूर्ति हेतु समझौता किया है, ठीक है। 10 वर्षों तक यूएई हमें 2028 के बाद 10 वर्षों तक यूएई हमें क्या देगी? एलएनजी गैस देगी, तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस है वो देगी। और भारत की कौन सी कंपनी है इसमें? एचपीसीएल है, ये गैस लेगी। कहाँ से लेगी? ये जो यूएई की कंपनी है एडनॉक, एडीएनओसी, इससे लेगी 0.5 MMPTA। ये MMPTA इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन मीट्रिक पर, ये MMTPA होता है, MMTPA, ठीक है, PTA नहीं है। मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, इतना हम लेंगे इससे एलएनजी 10 वर्षों तक, ताकि हमारी जो गैस की या जो आपूर्ति है, जो कमी आ रही है, वो सब पूरी हो सके। ये भी एक समझौता हुआ है। ये 3 समझौते हैं, तीनों को याद रखना यूएई के साथ। एक कौन सा है? एक तो है अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना करनी है। एक धोलेरा निवेश स्पेशल क्षेत्र है, वहाँ पे क्या करना है? हमको इन्वेस्ट करना है, किसको? यूएई को। और एक हम 10 वर्षों तक गैस लेंगे 2028 के बाद। हमारी कंपनी होगी एचपीसीएल, और जो यूएई की कंपनी है वो एडनॉक गैस है। यहाँ से कितना लेंगे? 0.5 MMTPA, ठीक है। अब आपको आगे समझ में, आगे चलते हैं।
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट इसको लागू किया गया है 1 जनवरी 2026 से आंशिक रूप से। अब इसमें क्या फायदा है, इसमें 2 चीजें आप बना सकते हो, एक तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, इनका गठन किया जा सकता है, इसलिए इसको लागू कर दिया। कब से लागू हुआ है, 1 जनवरी 2026 से। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया प्रदर्शनी, मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, यूथ हॉस्टल जोधपुर में, और किया किसने है, केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा। केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा मल्टीमीडिया जो है इसका प्रदर्शन किया गया है। मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का 21 से 23 जनवरी 2026 को कहाँ पे, यूथ हॉस्टल जोधपुर में। विकसित भारत इसकी थीम है, वंदे मातरम के 150 साल, इसके अलावा विकसित भारत, अन्नदाता का मान, श्रम शक्ति का सम्मान, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो इसकी थीम पूछा जाए तो वंदे मातरम @150, वंदे मातरम के 150 साल, और विकसित भारत @4247, 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, और उसमें हमें अन्नदाता का मान रखना है और श्रम शक्ति का सम्मान रखना है, ये इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकार की योजनाओं विशेषकर कृषि नवाचारों और श्रम सुधारों को आम जन को अवगत करवाना, आम जन को अवगत करवाना। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कृषि से संबंधित नवाचार है और जो श्रम सुधार है, इससे आम जन को क्या करवाना, आम जन को थोड़ा सा क्या करवाना, अवगत करवाना कि भाई आपके लिए हमने ये योजनाएं चला रखी है, ये नवाचार किए हैं, ये सब आपको करवाना है। तो फिलहाल के लिए इसको यहीं पे ब्रेक देते हैं, अगले लेक्चर में आपके लिए आगे की घटनाएं लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आपसे एक ही बात कहूँगा, मेहनत करते रहो और टेस्ट देते रहो। जो हमारे GJN ऐप में है वहाँ पे टेस्ट दो, इस वीडियो को लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जितना हो सके हमें आप रेस्पॉन्स देते हो तो हमें अच्छा लगता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके हर रेस्पॉन्स को हम आपका एक प्रति उत्तर, आपको एक जवाब दे सकें। तो जितना पॉसिबल होगा हम देंगे आपको, और आपका काम बस यही है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क का भी कोई विकल्प नहीं है। बाकी आप हम पे छोड़ दो, करंट अफेयर का जो पोर्शन हम करा रहे हैं वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें फॉलो करते रहो। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर आपका कंटेंट इनफ है क्या, तो हमने प्रॉमिस किया जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का, तो हम ये 4 तो कराएंगे। और मान के चलो हमने शुरू में कहा था 10 में से हमारा टारगेट है 6 से 7, 7 से 8 प्रश्न लाना, तो हम उतने प्रश्न तो आपको करवाई देंगे। अगर उतने प्रश्न आएंगे तो वो आपके सारे के सारे सही होंगे, क्योंकि हम डिटेल्ड करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वही है, मेहनत करते रहो, मेहनत करने के साथ साथ मौज लो, खुश रहो। धन्यवाद।